नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 10 कदम एक श्रृंखला चल रही है जिसके अंतर्गत लेखपाल परीक्षा में आने वाली लेखपाल ये कहिएगा या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में जो जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं या अब तक पिछले 10 से 15 साल में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं और जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं, है ना, इनका एक कलेक्शन होता है, इनका एक्सप्लेनेशन किया जाता है और आगे आने वाले 10 से 15 मिनट में जो है एक्सप्लेनेशन के दौरान आप पाएंगे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले पूछा गया है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुधिर की अनियमितताओं का अध्ययन करते हैं। वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुधिर की अनियमितताओं का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली विज्ञान वर्ग से पूछा आता है। बता दीजिएगा, हेमेटोलॉजी है ना, ऐसी शाखा वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुधिर की अनियमितताओं का अध्ययन करते हैं, हेमेटोलॉजी के रूप में जानी जाती है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पूछा गया है कि विश्व की पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? वर्ष आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, भारत की नहीं। विश्व की पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई है? 1825 में इंग्लैंड में चलाई गई थी, है ना। पहली ट्रेन 1825 ईस्वी में चलाई गई थी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के 2 स्थान याद रखिएगा, एक आपका है मैनचेस्टर से लिवरपूल, है ना। विश्व की पहली ट्रेन 1825 ईस्वी में चलाई गई थी मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में। और वहीं अगर भारत की बात करिएगा तो भारत की जो पहली ट्रेन है चलाई गई थी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। भारत की पहली जो विद्युत चालित ट्रेन है वह चलाई गई थी 1925 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में मुंबई से कुर्ला के बीच में, है ना। तो ये 3 फैक्ट है, आपको हर हालत में यहाँ पे याद रखना ही होगा। अगला प्रश्न आपके पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आरबीसीज की कब्रगाह भी कहा जाता है? आरबीसीज की कब्रगाह भी किसे कहा गया है? ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो विज्ञान विषय से आपका बनता है। आरबीसीज का कब्रगाह प्लीहा या स्प्लीन, है ना, प्लीहा या इसी को आप स्प्लीन अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, कि को आप क्या कहते हैं? आरबीसीज की कब्रगाह के रूप में जानते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है ना। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? वहाँ एक जनजाति ही पाई जाती है और उस जनजाति का नाम होगा माओरी, है ना। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं वह माओरी के रूप में जाने जाते हैं। और न्यूजीलैंड के बारे में एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, यह 2 देश है ओसनिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रेलिया ओसनिया का समीपवर्ती भाग है, और इसकी जो राजधानी है वह आपकी वेलिंगटन है। वेलिंगटन के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे दक्षिणतम, सबसे साउदर्न मोस्ट कैपिटल है। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी के रूप में जाने जाते हैं, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की जो राजधानी है विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। न्यूजीलैंड को ही आप दक्षिण का ब्रिटेन या दक्षिण का इंग्लैंड भी कहते हैं। 3 प्रश्न आपके न्यूजीलैंड से बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, न्यूजीलैंड के किस महाद्वीप को आप कॉन्टिनेंट्स ऑफ बर्ड, है ना, पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं? किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? पक्षी कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, और पेड़ पौधे कहाँ हैं? अमेजन वर्षावन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, है ना। किस महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है? उत्तर आपका होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट अगला दिया है, विश्व की एकमात्र ऐसी झील जो विषुवत रेखा पर स्थित है ना। विश्व की एकमात्र ऐसी झील जो विषुवत रेखा पर स्थित है, कौन सी झील होगी? उत्तर आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया, अफ्रीका महाद्वीप में एक झील स्थित है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो विषुवत रेखा पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की
सबसे बड़ी झील है और साथ ही साथ विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो दो विशेषता इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको पूछा जाएगा। सुपीरियर के बाद उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विक्टोरिया झील। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है विशेष प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, 5 रिटें आपकी जारी की जाती हैं। अनुच्छेद आपसे पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32 जो आपका संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार है, जिसके बिना कोई भी जो मौलिक अधिकार होता है वह आपका अर्थहीन होता है। और इसी के संरक्षण के लिए जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 रिटें जारी करता है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, अनुच्छेद 32 बताइएगा। और अगर यहीं से मैं पूछूं आपसे कि किस अनुच्छेद के तहत जो विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, वह मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष रिटें जारी करते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ से, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था किस अमेंडमेंट के तहत, उत्तर आप बताइएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और इसी संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था, 36वें में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था। दोनों ही संशोधन आपसे पूछे जाते हैं, दोनों का आपको ध्यान देना होगा, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मूल कर्तव्य की जो अवधारणा है, मूल कर्तव्य की जो अवधारणा है किस देश के संविधान से ली गई है, तो ध्यान रखिएगा सोवियत संघ, है ना, सोवियत रूस या सोवियत संघ कहिएगा, पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस आपका मौलिक अधिकार है। 42वां अमेंडमेंट आपका हुआ था 1976 में, 1976 ईस्वी में। और इस अमेंडमेंट के द्वारा भारत में भाग 4 को जोड़ा गया था और 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, है ना। तो रूस से आपका लिया गया ये क्षेत्र आपका होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कुछ अनुसंधान यहाँ पे पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका होगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, है ना। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, दक्षिण भारत में पड़ता है। और दक्षिण भारत में एक स्थान याद रखिएगा, राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश का एक शहर है, कृष्णा नदी किनारे है। और इसी राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। एक अनुसंधान आपका और है, केंद्रीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च पूछा गया है किस स्थान पर स्थित है, किस शहर में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, विशेषकर जो आयोग के पेपर होते हैं ना। केंद्रीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र कहिएगा, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कह लीजिए, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कह लीजिए, तीनों एक ही चीज है। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी, है ना। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में जो है शाक भाजी अनुसंधान संस्थान आपका स्थित होगा। चलिए नेक्स्ट और अंतिम लाइन जो आपका होगा, अंतिम प्रश्न आपका है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, है ना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं, जिलों की संख्या आपसे पूछी गई है। 31 अक्टूबर सन 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। और 2 जिले यहाँ पे होंगे, एक तो आपका है लेह और एक आपका है कारगिल, है ना। लेह और कारगिल 2 जिले आपके लद्दाख में स्थित हैं। लेह जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है और कारगिल जहाँ से एंथ्रासाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है ना। पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही स्थान है जहाँ से एंथ्रासाइट कोयला निकाला जाता है, उत्तर आपका होगा कारगिल लद्दाख में, है ना। तो ये रहा एक छोटा सा क्लास जिसके अंतर्गत आपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।